वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा आप लोगों के लिए दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जाता है, जो राष्ट्रीय संस्करण होता है। आज 25 फरवरी में के न्यूज़ में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से टॉपिक को शामिल किया गया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो अभी जस्ट हमसे जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और चैनल को शेयर भी किया कीजिए सभी लोग, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और भी लोग हमें जान सके। जो हम लोग आप लोग के लिए उपलब्ध सामग्री लेकर आए हैं, जिसमें दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस हो या सभी एग्ज़ाम के टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें आप लोग यूपीएससी पीसीएस साथ ही साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आप उसको दे सकते हैं युक्ति आईएएस पर। साथ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए कवर किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको वीडियो एनालिसिस किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को आपके लिए पीआईबी का इम्पोर्टेंट नोट्स अपलोड किया जाता है। आज सारे अपलोड 15 से जो अपलोड से बच गए हैं आप लोग को आज अपलोड कर दिए जाएंगे, वेबसाइट पर, ऐप पर, दोनों जगह। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण केवल पीआईबी उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो बहुत सी सेवाएं आप लोग को दी जा रही है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। या वीडियो जो अपलोड होता है उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिए रहते हैं, तो आप दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा ऐप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ www.yuktiais.in का उपयोग कर आप लोग वेबसाइट का भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज देखते हैं पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक है। तो आज के न्यूज़ में बहुत सा जो खबर है उसमें आपको यूक्रेन और रूस के संबंध में ही है। तो ये से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के बाद जो अगले कुछ दिनों तक जो रूस और यूक्रेन का मामला और पुनः सुर्खियों में रहेगा। रूस के जो प्रधानमंत्री उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी प्रकार का बाहरी जो हस्तक्षेप का प्रयास परिणाम वही होगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। तो प्रत्यक्ष रूप से यह बोला जा रहा है रूस के राष्ट्रपति के द्वारा कि अगर कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर यूक्रेन के मामले में और रूस के मामले में शामिल होता है तो वह सबसे खतरनाक स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें आपको अमेरिका और समर्थित जो राष्ट्र है उनको खुली चेतावनी दी गई है। इन शब्दों से अगर समझा जाए कूटनीतिक रूप से, उन्हें स्टैंड मोड पर रहने की बात की गई है। तो यह देखने वाली बात होगी अब अन्य राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया होती है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के संसद में एक बिल पास किया जा रहा है जो रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। तो वो अगले क्रम में हम लोग देखेंगे क्या है। आज के न्यूज़ में आप लोग के यहाँ से बहुत सी चीज़ें दी गई है, कहाँ क्या हमला हो रहा है, किसी से घटना चक्र पर जरूर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि यह मेंस ओरिएंट आप लोग को इंटरव्यू ओरिएंट बातों को स्पष्ट कराएगा। अगर घटनाक्रम यह जारी रहता है तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस पर जो मामला क्या है उससे संबंधित क्यों विवाद उठ रहा है, क्यों यह मामला इतना तूल पकड़े हुए है, तो इससे संबंधित जो लास्ट वीडियो है आप लोग ज़रूर देखिए। टेलीग्राम चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टेलीग्राम पर आप लोगों को यह पोस्ट भी किया गया है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट है यूट्यूब का, वहाँ पर वीडियो अपलोड है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए ताकि और भी चीज़ें आप लोग समझ सके और चीज़ों को स्पष्ट करें। देखिए, हमले के बाद मोदी ने की पुतिन से बात, यहाँ कुछ बातें की गई। अब भारत का कूटनीतिक रोल अदा किया जाने लगा है। किस प्रकार से पहले यूएनए की बैठक जो हुई तो वहाँ पर जो हमारे जो सचिव हैं कृष्णमूर्ति, उनके द्वारा त्रिमूर्ति जो हैं उनके द्वारा स्टैंड मोड में रहा, कुछ स्पष्ट बातें नहीं की गई, बस संयम बरतने की बात की गई। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कल पुतिन जी से बात की गई है, तो उसमें क्या बातें की गई, प्रधानमंत्री जो भारत के उनके द्वारा क्या बातें इस प्रकार से कही गई उसे हम लोग देखते हैं। तो जब से सबसे पहले पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन से सभी तरह की हिंसा का तत्काल रोक और कूटनीतिक वार्ता के मौजूदा समस्या समाधान निकालने की बात की। जो भारत का रुख रहता है हमेशा किसी मामले में शांतिपूर्ण किसी का समाधान निकालना, किसी विवाद का उसका कूटनीतिक जो संभव प्रयास है उसे पूरा करना, उससे समस्या का समाधान निकालने की बात की गई है।
भारत अपने दोनों प्रमुख रणनीतिक जो साझेदार है अमेरिका और रूस, उसके प्रति भी सचेत है के बीच तनाव ना हो, ऐसे मद्देनजर सामंजस्य बनाने में जुटा हुआ है। और यह जरूरी भी हो जाता है, अगर कोई दो शक्तिशाली राष्ट्र अगर ऐसे विवाद में पड़ते हो तो तटस्थ होकर कोई लोकतांत्रिक देश का यही कर्तव्य होता है कि उन दोनों देशों के बीच के हो रहे विवाद को कम करने का प्रयास किया जाए। तो भारत उसी रास्ते पर है और राष्ट्र में भारत यह मानता भी है कि रूस के नाटो देशों के बीच गंभीर ईमानदारी बातचीत के लिए जरिए भी समस्या का समाधान निकालने की बात की गई है। तो ये तटस्थता की नीति अपनाई हुई है। हालांकि इसमें कूटनीतिक बात भी कुछ की गई है। तो आप लोग इसका जो PDF है जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर यह जो न्यूज एनालिसिस का जो यह अंडरलाइन जो किया हुआ सारा रहता है, आप लोग उसे देखकर अपने की नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, तो जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, आप लोगों को इस न्यूज़ को भी देख लेना चाहिए क्योंकि इस पर पहले से भी जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको वीडियो बना हुआ है। नदी प्रदूषण से संबंधित जल प्रदूषित किस रूप से हो रहा है, तो यमुना नदी पर नहीं गिरा दिल्ली का प्रदूषित जल, यह कितना धरातल पाता है यह देखने वाली बात है, क्योंकि बातें तो बहुत दिनों से की जा रही है यमुना और इससे संबंधित पर ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखिएगा तो वहाँ पर बहुत प्रदूषण के स्तर देखने को मिलते हैं। तो यह क्या स्थिति होगी इससे संबंधित कुछ डाटा दिया गया। तो आप लोग जब पर्यावरण से संबंधित प्रदूषित जल से संबंधित कुछ टॉपिक आएगा तो इसके आप लोग कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। PT ओरिएंट देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है, इसे ज़रूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बना हुआ दिल्ली में बनेगा देश का पहला ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क। तो यह दिल्ली में बनेगा। तो PT में आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, जैसे कहाँ पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का प्रथम ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क बनाया जाएगा। तो ये प्रश्न आपको दिल्ली से संबंधित होगा। नेक्स्ट आ जाना है नीचे, और आज कुछ बातों को बस पेपर्स के थ्रू ही बताया जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कल इस पर न्यूज कवर किया गया था। कल लास्ट के वीडियो जो कल का है उसमें आप लोग देख सकते हैं। इस एक्ट के जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो चर्चा रही है, कल के लास्ट वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो कल का न्यूज एनालिसिस जरूर देखें, वहाँ पर इससे संबंधित संपूर्ण न्यूज आप लोगों को कवर किया जाएगा। यह एक्ट कौन सा है, क्या है, भारत ED की क्या संभावना, ED किस रूप से कार्य करता है, ED किन मामलों में इसे देखता है, यह क्या आपराधिक है या नागरिक कानून, इससे संबंधित सारी चर्चा की गई है। तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। आज इसमें कुछ बातें और भी जोड़ी गई हैं, जैसे 17 वर्षों में जैसे 17 वर्षों के दौरान इसमें कितने 48,500 मामलों की जांच की गई है, जिसमें 98,368 जो करोड़ रुपए की की पहचान और जब्ती की गई है। तो ये आंकड़ा आप लोग देख लेना है। इससे संबंधित जो दोष है या इससे संबंधित कुछ बातें कल ही कर दी गई है, तो इससे संबंधित जो डाटा है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। परिसीमन के कुछ बदलाव संभव है। कश्मीर के मामले में परिसीमन का जो गठन हुआ उसकी रिपोर्ट आ गई है, उस पर एक बैठक और भी की गई है। परिसीमन आयोग की जो समिति होती है, इस पर आपको वीडियो बना हुआ प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिए। परिसीमन होता क्या है, परिसीमन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, परिसीमन क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, परिसीमन इतना आवश्यक क्यों है, साथ ही परिसीमन अब तक कितनी बार बन चुका है, किया जा चुका है, और परिसीमन से हमारी तत्कालिक समस्याएं कौन कौन से समाधान होती है, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट सभी पर चर्चा की गई है उस वीडियो में। तो आप लोग परिसीमन आयोग की जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस आयोग परिसीमन आपको PT और इंडिया से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के सदस्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सारे सदस्यों का नाम दिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने। हो सकता है यहाँ से PT प्रश्न पूछा जा सकता है, PT का कोई गारंटी नहीं होता कहाँ से क्या पूछेगा, पर कोई संवैधानिक संस्था है उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की आप जरूर पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को आज आ जाना है, नीचे आ जाइए एकदम। देखिए ये भी अब नाटो यूक्रेन से संबंधित, क्योंकि आज के पेपर में कल हमला हुआ था, पूरी तरह रूस और यूक्रेन से संबंधित भरा पड़ा है। तो उस प्रकार कोई खास न्यूज़ नहीं, क्योंकि पहले के न्यूज़ को ही कवर किया गया है। तो
अपने पूरे क्षेत्र में रक्षा करेंगे नाटो के द्वारा कहा गया है, पर हमला तो हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ। अब नाटो की क्या भूमिका आती है नाटो के संबंध में कल मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को विशेष चर्चा करके बताया नाटो किस रूप से काम कर रहा, नाटो की क्या प्रासंगिकता है, नाटो का कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है, वो किस रूप से अपने देश कौन सदस्य है, अपने सदस्य देशों के कौन किस प्रकार से वो रक्षा करता है। तो इससे संबंधित सारे जो चर्चा है आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट जरूर देखिए, कल का न्यूज़ एनालिसिस जरूर देखिए, आपको सारे चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। आप लोग बस आज के न्यूज़ में बस नज़र रखिए कि कौन कौन से घटनाएँ हुई हैं, और जहाँ जहाँ घटनाएँ का की नोट्स मिलता है आप लोग नोट करते जाइएगा। देखिए यही मैं बात बोल रहा था, कठोर प्रतिबंध रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाएगा यूरोपीय संघ। तो किस रूप से यह धरातल रूप से किस रूप से यह प्रभावी होगा यह देखने वाली बात है। अगर कठोर प्रतिबंध है तो किस रूप का प्रतिबंध होगा, अभी यूरोपीय संघ पर रखा गया, उसकी जो चर्चा होगी आगे देखने को मिलेगी। तो इस पर न्यूज़ कवर किया जाएगा कल या तो परसों तक। इस पर जो भी प्रतिबंध के चीज़ें हैं, किन किन आधारों पर सेंक्शन लगाया जा रहा है, तो उस पर हम लोग विशिष्ट चर्चा करेंगे। अभी इसे बस न्यूज़ के रूप में देखिएगा। देखिए यूक्रेन पर रूस के द्वारा किस रूप से हमला किया गया, पूरे यूक्रेन पर कहाँ किया, इससे संबंधित तो एक पाई चार्ट दिया गया, ये एक ग्राफ दिया गया, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा किस रूप से इस घटना पर। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोगों के लिए यूक्रेन मामले में आया है, इस पर नज़र जरूर बनाए रखें, इसे ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार कूटनीतिक चाल चली जाती है, कूटनीतिक चाल किस रूप से चली जाती है किसी देश के द्वारा। और आपको यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में, पीसीएस एस्पिरेंट के रूप में कूटनीतिक क्या होती है तो इसकी समझ होनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे भारत के रुख से रूस खुश हुआ लेकिन यूक्रेन नाराज़ हुआ, क्यों हुआ भाई, इस समय देखने की बात है। जैसे यूक्रेन के राजदूत जो भारत में हैं इगोर पोलिखा, उन्हें भारत के रूप में अपने नाखुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आग्रह किया है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी बात कर हालात को संभालने की मदद करे। एक तरफ वो आग्रह भी करते हैं कि भारत इस युद्ध और रूस और यूक्रेन के संबंध के बीच में जो हालिया युद्ध हो रहे हैं, हालिया हमला हो रहे हैं, उससे संबंधित रूस को समझाए। पर भारत क्या रणनीतिक साझेदार देश है, तो भारत को अपना जो तटस्थ नीति है उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जो परिषद उसकी आपातकाल बैठक हुई जिसमें भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने रूस पर जो आक्रमण हुए आलोचना नहीं की है। अब आलोचना खुले मंच पर तो नहीं की है, खुले मंच पर आलोचना नहीं की है, उनके द्वारा बस तटस्थता को ध्यान में रखने की बात की गई है। तो सीधी प्रतिक्रिया यूक्रेन को रास नहीं आई। जो यह बात बोली कि दोनों पक्ष सभी पक्षों को सुरक्षा हितों के ध्यान में रखने की बात की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है नागरिक सुरक्षा, दोनों देशों के नागरिक सुरक्षा। उसके बाद संबंधित जो और भी फैक्ट होते उसको संबंधित ध्यान रखने की बात है। हथियारों की होड़ न शुरू हो जाए, इन दोनों के बीच तृतीय कोई राष्ट्र युद्ध की नीति अपनाकर अपने जो वर्चस्व को कायम न करे। जैसे मैं कल भी बोला था, अमेरिका और रूस के बीच कहीं यूक्रेन ना पिस जाए, उसके बलि का बकरा ना बने। इसके संबंध में भारत ने बोला कि यह सुरक्षा हितों को ध्यान में रखने की बात की गई है। तो यह सीधी प्रतिक्रिया यूक्रेन को दी गई थी और रूस को। तो हालांकि यह स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा जा सकता है कि नहीं स्पष्ट किसे बोला गया, इसलिए सीधी प्रतिक्रिया यूक्रेन को रास नहीं है। और तुरंत आनन फानन में उनके द्वारा जो राजदूत हैं उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ाई करते हुए ये बात कही गई कि भारत के प्रधानमंत्री अभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और आदरणीय नेता हैं। उम्मीद करते हैं कि मोदी किसी भी तरह से राष्ट्रपति पुतिन को प्रभावित करेंगे। तो इनका स्पष्ट यह अनुग्रह किया गया है राजदूत के द्वारा कि वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्रपति पुतिन को समझाए। कूटनीतिक स्तर तो है ही, पर व्यक्तिगत स्तर पर भी समझाए। तो देखिए यूक्रेन ने किस प्रकार का इमोशनल एक ट्रम्प कार्ड खेला है कि कूटनीतिक रूप से आप तटस्थ हैं, आपकी एक अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, पर व्यक्तिगत तौर पर आप ज़रूर राष्ट्रपति को समझाएं। तो यह एक कूटनीतिक चाल है यूक्रेन की। तो इस संबंध में भारत को समझने की बात है। तो देखिए कूटनीतिक क्या होता है, कूटनीतिक चाल क्या होती है, आप लोग को एक एस्पिरेंट के तौर पर समझने की ज़रूरत है।
अगर कोई राष्ट्र आपको खुले मंच पर सहयोग नहीं करता है तो किसी व्यक्ति विशेष से, अगर शक्तिशाली कोई व्यक्ति विशेष है समाज में, तो उससे आप प्रत्यक्ष रूप से नैतिक जिम्मेवारी के रूप में आप उसे यह आग्रह कर सकते हैं कि आपका नैतिक जिम्मेवारी भी बनता है। आप व्यक्तिगत छवि रखते हैं किसी समाज या सोसाइटी में, तो आप उस समस्या का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर भी कर सकते हैं। अगर यह सफल हो जाता है तो यूक्रेन की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं कम हो। इससे अगर भारत की बातों को, भारत के जो कूटनीतिक जो रणनीतिक साझेदार देश है रूस और भारत के हित हमेशा सकारात्मक ही रहे। हालांकि बीच बीच में कहीं किसी और झुका हुआ नज़र आया, पर अंततः इन 2 पॉइंट पर देखा जाए तो रूस और भारत एक दूसरे का परोक्ष समर्थन करते हैं। अगर इस संदर्भ को देखकर अगर बात की जाए तो अमेरिका जो रूस या भारत के कहीं बात इसी आधार पर न मान ले कि रूस के हित और भारत के हित किस रूप से प्रभावी हो सकते हैं इन सब मामलों में। तो हो सकता है युद्ध का जो स्तर वो कम कर दिया जाए। तो अगर इतना भी हो जाता है तो एक बड़ी जीत होगी भारत की और विश्व पटल पर भारत का एक छवि अलग बनेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी देश हो उसे दबाव में किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जा सकता है, पर कूटनीतिक रूप से अपने नैतिक जिम्मेवारी के आधार पर उन्हें रोका जा सकता है। तो यही चाल चलने के लिए यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री को आग्रह किया है और यह संभव भी हो सकता है। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व के पटल पर जितनी छवि भारत के प्रधानमंत्री की सकारात्मक छवि है उतने अन्य किसी देश की नहीं है। तो और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो सभी जो राष्ट्र हैं उस पर समग्र रूप से आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री भी अपने इस स्टैंड को सामने लेकर आए और अपने भारत की जो पहचान है विश्व पटल पर वो सकारात्मक रूप से लेकर सामने आए, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, यह न्यूज़ आप लोग कूटनीतिक के संदर्भ में आप लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप, तो समाज में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो दो शक्तिशाली देशों के बीच, दो शक्तिशाली व्यक्तित्व के बीच आप किस रूप से अपना कार्य और स्टैंड ले सकते हैं, तो यह कूटनीतिक आपको समझाता है। तो आप लोग जरूर इस थ्योरी को समझिए और आगे बढ़िए। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, गुटेरसी के द्वारा बोला गया संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के तौर पर यह मेरा कार्यकाल सबसे दुखद होगा। बताइए, कोरोना काल इतना बड़ा दुखद काल हो गया, वो दुखद नहीं है, पर किसी खास देश के द्वारा किसी खास देश पर आक्रमण उनको दुखद लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमेरिकी हित भी कहीं स्पष्ट रूप से, यह मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, पर यह जरूरी होता है। यूएनओ बहुत से मामलों में सकारात्मक रहा, पर युद्ध के मामले में यह नगण्य भूमिका के रूप में रहा। यह एक तरफा हो जाता है, यूएनओ यहाँ पर अक्षुण्ण हो जाता है। जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो अपनी बातों को मानकर ही अपनी बातों को मनवाते हैं यूएनओ के संदर्भ में, और विश्व समुदाय का ध्रुवीकरण करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूएनओ में संशोधन किया जाए, यूएनओ में इस प्रकार के युद्ध के मामले में स्पष्ट रणनीति हो, उसकी स्पष्ट नीति हो। कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र हो विश्व पटल पर, उसे रोकने की शक्ति यूएनओ के पास हो, पर ऐसी कोई भी शक्ति यूएनओ के पास नहीं है। केवल जो 5 मेंबर है, जो अध्यक्ष अस्थायी सदस्य हैं, उनके पास अपने हितों को पूर्ति करने के लिए यूएनओ का एक प्लेटफॉर्म यूज करता है। इस प्रकार से न्यूज़ है, देखने को समझने को बात है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये जो हालिया इतिहास जो यूएनओ का है, इससे यही स्पष्ट होता है, जो शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों के संदर्भ में इस मंच का प्रयोग करता है। इसलिए अब ऐसी दुखद बात बोलना संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर कोई उचित नहीं नज़र आता है, क्योंकि ऐसी कोई भूमिका युद्ध के मामले में नहीं दिखाया गया है यूएनओ के द्वारा कि उनके द्वारा यह मंच पर खुले मन से बोला गया कि कोई भी समग्र देश हो, अगर अमेरिका है या रूस है, आप तत्काल युद्ध को रोकिए, नहीं तो आप पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह इस प्रकार से स्पष्ट दिशा निर्देश कभी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह 5 जो संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य उनके द्वारा संचालित एक मंच है। तो इसलिए इस सब चीज़ों को ध्यान रखिए, क्या है नहीं है, ये सभी चीज़ें जान ही रहे आप लोग। इस पर प्लेलिस्ट पर वीडियो बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद में किस प्रकार के बदलाव की ज़रूरत है। तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिए। क्या है संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, अस्थायी सदस्य कौन कौन होते हैं,
भारत का स्थायी कार्यकाल क्या है, अस्थायी कार्यकाल क्या है, इससे संबंधित सारी कूटनीति, उसकी युद्ध नीति क्या है यूएनओ की, अब तक कौन कौन से मामलों पर यूएनओ ने अपना स्टैंड क्या क्या रखा है, तो ये सब सारे न्यूज़ों को कवर किया गया, पॉइंट्स को कवर किया गया। प्ले लिस्ट में वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको समग्र यहाँ से चीज़ें मिल जाए। देखिए प्ले लिस्ट पर वो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि प्ले लिस्ट पर जो वीडियो बने हुए वो एग्ज़ाम ओरिएंट वीडियो है, वो यहाँ पर अतिरिक्त कोई ऐसा वीडियो नहीं होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंट ना हो, तो इसलिए एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। और उसी पॉइंट को मैं पुनः दोहराऊं तो अच्छा नहीं लगता है मुझे भी, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। अगर आपका समय बचता है किसी चीज़ पर तो आप उसको ज़रूर उसे शामिल कीजिए अपने अध्ययन शैली में। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए और आप लोग देख सकते हैं वहाँ सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है, आप लोगों को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, केवल प्रतिबंधों से पीछे नहीं हटेगा रूस, तो यह स्पष्ट है। मैं भी अभी बोल रहा था, प्रतिबंध लगा देना ही शेष नहीं है। इस प्रकार के हालात किस उत्पन्न होते हैं, अमेरिकी हित क्या होती है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह जरूरी है, इस आर्टिकल को आप लोग कवर कीजिए, इसमें बहुत सी चीज़ें स्पष्ट की गई है। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट नीचे आ जाना है। देखिए कृषि क्षेत्र के आधुनिक बनाने पर जोर मोदी सरकार के द्वारा दी जा रही, इस पर कुछ बातें की गई है। कॉर्पोरेट सेक्टर निभाएगी भूमिका, तो किस संबंध में इसका चर्चा की गई, कल मीटिंग था तो उससे संबंधित बजट में कुछ बातें की गई थी। बजट में कृषि की स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए 7 मुख्य रास्ते सुझाए गए थे। तो एग्जाम ओरिएंट से, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट से आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, महत्वपूर्ण पीआईबी में दिया हुआ है बजट का मुख्य सार, तो वहां से आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट है उसके आप लोग का नोट डाउन यहाँ पर अंडरलाइन मैंने कर दिया है। पीडीएफ आपको ये जो दैनिक जागरण का है वो ग्रुप पर शेयर किया गया है, तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा कवर कि किस रूप से किन किन पॉइंटों की बात की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। एआई की भूमिका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका कृषि में हो सकती है, सभी पर विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, इसे नोट डाउन कर दीजिए। इस 7 पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये अगले आने वाले जो भी मेंस है और इंटरव्यू है इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कृषि के सुधार में। तो कैसे आधुनिक बनाने महत्वपूर्ण 7 पॉइंट क्या हो सकते हैं, तो इस पर आप लोग प्रश्न डायरेक्ट आएंगे। पुनः आप लोग यहाँ पर आप लोग मूडीज ने बढ़ाया भारत की विकास दर, पहले कुछ था अब 9.5 रखा गया है। तो देखिए मूडीज ने भी भारत के विकास दर को बढ़ाया है, तो ये कितना बढ़ाया, पीटी ऑफ ओरिएंट से आप लोग ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस्पात निर्माण में घरेलू जो कंपनियां हैं तो उसके संदर्भ में पीयूष गोयल जो जी मंत्री है, वाणिज्य मंत्री, उनके द्वारा बोला गया भले ही महंगा खरीदे मगर देश का खरीदे। तो यह राष्ट्रवादी कॉन्सेप्ट के संदर्भ में बात की गई है। मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा क्या है नहीं है, यह जरूरी नहीं है, पर इस टर्म को जरूर रखिएगा याद। आने वाले समय में कहीं आपको इससे मेंस या इंटरव्यू में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित भले ही महंगा खरीदे मगर देश का खरीदे, तो इस कॉन्सेप्ट पर क्या एक उपभोक्ता को क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिविटी क्या होती है, उसमें नेगेटिविटी थ्योरी क्या है, तो इससे संबंधित चर्चा जरूर देखिएगा। यह प्रश्न आपको, यह लाइन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या राष्ट्रवाद से ही किसी उपभोक्ता का जो जेब है वो भरा जा सकता है। तो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं आप लोग जरूर देखिएगा, प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आप लोग को ये देखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज शामिल किया गया है, इसे तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा। इतिहास बदल देने वाले राखी गढ़ी शोध विश्व के 9 सर्वश्रेष्ठ में शामिल है। तो पहले तो पीटी में आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, राखी गढ़ी से संबंधित जितने भी पीटी फैक्ट है आप लोग आज कवर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इस शोध में कुछ बातें की गई, जैसे हरियाणा के हिसार में स्थित राखी गढ़ी शोध के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 9 शोधों में शामिल किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जीनोमिक जो जर्नल है उनके प्रमुख जो इसे 9 ब्रेक थ्रू रिसर्च में रखा है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है 9 ब्रेक थ्रू रिसर्च में कौन शामिल है, राखी गढ़ी। तो यह प्रश्न आपको हिस्ट्री ऑफ पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से पीटी मेंस में प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जिनका ऑप्शनल पेपर है।
और इंटरव्यू जब आएगा उस समय अगर ये चर्चा में रहेगा पुनः तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जनरल साइंस में यह बात बोला गया कि क्या बोला गया, इसके प्रमुख जो बसंत शिंदे हैं, प्रोफेसर बसंत शिंदे, उनके द्वारा रखी गई है, राखीगढ़ी के जो प्रमुख शोधकर्ता हैं उनके द्वारा, कि हड़प्पा विश्व की वैदिक के संस्कृति थी, यही विश्व के सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता भी थी, सभ्यताओं में थी नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या है, विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है बोला जाता था, पर स्पष्ट इस रिसर्च में बोला गया विश्व की सबसे सर्वाधिक जो प्राचीन और विकसित सभ्यता कौन थी, हड़प्पा सभ्यता है, यह बात की गई है। यह कब डीएनए फिंगिंग जो प्रिंट डीएनए जो कॉन्सेप्ट होता है, डीएनए के माध्यम से जो रिसर्च शोध को सत्यापित किया तो उसके आधार पर बोला गया है। तो सभ्यता, संस्कृति, कृषि और यूरोपीय भाषा में पूरे विश्व के प्रसार हुआ है तो हड़प्पा से ही हुआ है, न कि बाहर से हड़प्पा में आया है, या आर्य समाज जो कॉन्सेप्ट दिया गया था कि बाहर से आर्य लोग आए हैं, कॉन्सेप्ट गलत है। तो यह बात की गई है, यह मनगढ़ंत बातें की गई है शिंदे के द्वारा, प्रोफेसर शिंदे के द्वारा बात की गई है। जैसे डीएनए रिपोर्ट यह साबित करती है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक विकसित सभ्यता थी। आर्यों के आक्रमण और बाहर आने का जो सिद्धांत है मनगढ़ंत और झूठे हैं, यह थ्योरी कॉन्सेप्ट लेकर आती है। तो अब नया एक विवाद, नया एक शोध जन्म देगा, क्या विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी जो भारतीय संस्कृति थी। तो यह एक कॉन्सेप्ट अब अगले कुछ वर्षों तक चर्चा में रहेगा, इसलिए मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट आप लोग को यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों यह बात बोली, क्यों यह दावा किया जा रहा है, तो दावा करने का कारण यही है कि देश के प्रत्येक समुदाय के लोग 70% डीएनए एक ही है। जो भारत में जो देश में है जितने लोग हैं उनके 70% डीएनए जो मैचिंग है, डीएनए प्रिंटिंग है, वह एक ही है। पर यूरोपियों का प्रिंटिंग हमसे नहीं मिलता है, पर हमारा प्रिंटिंग यूरोप में भी मिलता है। तो यह बात इस शोध में की गई है कि हम भारतीयों का डीएनए मध्य एशिया, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूरोपीय देशों के लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके डीएनए यहाँ के लोगों से नहीं मिलते। यह महत्वपूर्ण शोध हो जाता है, यह महत्वपूर्ण जानकारी इस शोध में दी जाती है कि हमारा जो विरासत है, हम किन किन रास्तों तक फैले हुए, हमारा जो डीएनए प्रिंट है कहाँ कहाँ तक गया हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। संपूर्ण विश्व इन शोधों को मान्यता दे चुका है। अब इस पर जो लास्ट थ्योरी डेवलप होगा वो देखने वाली बात है कि इतिहास के जो पुराने रचयिताकार हैं, जो परिस्थितिवश किसी भी तथ्य को सत्य स्थापित करके इतिहास की लेखन शैली को जन्म दिए, क्या वो इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब इतिहास के पन्नों पर क्या हमारा भारतीय सभ्यता जो विकसित सभ्यता थी, क्या उसको पूर्णतः स्थान दिया जाता है क्या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इस संबंध में भारत सरकार की क्या स्थिति रहेगी, ये भी देखने वाली बात है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। आपको पीटी ओरिएंट प्रश्न पूछे जाते हैं तो खेती के साक्ष्य मिले हैं, फ्लोटिंग पैटर्न पर जो सिल्ट जो क्ले होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। जो भी आपको पीटी ओरिएंट है सारे राखीगढ़ी से आप लोगों को की नोट्स बना लेना है। जो भी एस्पिरेंट मुझे सुन रहे हैं, इस बार पीटी से ज़रूर प्रश्न होगा, वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या वनडे कोई एग्ज़ाम भी हो, राखीगढ़ी आपको प्रश्न में शामिल रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आज इतना ही था, क्योंकि आज कोई भी टॉपिक ऐसा कवर नहीं किया गया है जिस पर की पॉइंट मेरे द्वारा दिया जाए, क्योंकि जो भी पॉइंट है आपको, जो भी न्यूज है आर्टिकल है दिया हुआ, वो पहले के ही न्यूज को कवर किया जा चुका है। तो इसलिए पहले के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए और उसका उपयोग कीजिए, ताकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाया न जाए, ये कॉपरेट कीजिए। साथ ही जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया उसे ज़रूर की नोट्स बनाइए, उसका वो आप लोग परीक्षा उपयोगी होगा। और इस टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ सेंड किया गया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए और अंडरलाइन जो भी किया गया उसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए तब तक कल फिर एक नए न्यूज़ और न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों के साथ सामने हाजिर होऊंगा। तब तक चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और से अधिक लोगों तक बढ़ाइए। जल्द से जल्द जो हमारा जो टारगेट है 1000 का, उसे पूरा कीजिए। और भी बेहतर तरीके में स्मार्ट क्लासेज लेके आ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप लोग के लिए प्लान किया गया है, तो सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।